नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। इधर देहरादून में एसडीजी अचीवर पुरस्कार समारोह 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। देश में लंबे समय से कई सरकारें आई, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। ये सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार रही है। सरकार की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप रहीं। इधर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में संस्कृत भी शामिल है और इसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड की ईमानदार कोशिश है, जिसका लाभ आने वाले समय में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। जब हमारे बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी सीख सकते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो सरकार इसके लिए तैयार है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई सारी बातें जो है वो क्या कुछ रहेंगी वो उन्हीं से जानते हैं। सर, पहली बात तो आपने जो इतना बड़ा फैसला लिया कि आप संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, अगर और कई सारी जो ऐसी तैयारियां आपने संस्कृत पढ़ाने की है वो क्या कुछ है, किस तरह से आप जो है इस रोड मैप को पूरा जो है बना रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था कि हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे जिसको हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। उसी के सवाल पे मुझसे पत्रकार ने पूछा कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं, तो हमने कहा हम बिल्कुल करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एनसीईआरटी के सिलेबस पे तो संस्कृत की बुक भी है, तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे? तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे संस्कृत भी। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। मेरे मदरसों में संस्कृत को लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा। जब हम अरबी पढ़ाएंगे तो संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि मेरे तो जो नबी हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में जाके हम चाइनीज सीख सकते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारा कल्चर है हम वो संस्कृत नहीं सीख सकते। बिल्कुल मेरे बच्चे हर लैंग्वेज पढ़ेंगे और इन मदरसों को अब मॉडर्नाइज बना के अपने बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो दी जाएगी। अब मेरा बच्चा जब मदरसे से निकलेगा तो हाफिज कुरान के साथ साथ वो डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, वो फिलोसोफर भी होगा, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देगा और मातृभूमि के लिए, माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार रहेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी भाषा पे, अपने कल्चर पे गर्व होता है। आखिरी सवाल यह है कि जो हाई कमान होती है, कहीं जो उलामा होते हैं, उनसे आपने बात कर ली है इस सब चीजों के लिए कि किस तरह से आप पूरा ये तैयारी करेंगे? हाँ, हमारी बहुत सारे उलमाओं से बात की और इसलिए हमने कहा पहले हम मॉड्यूल देंगे। हम जो मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं उसके 4 मॉड्यूल हम देने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको 4 मॉडल मिल जाएंगे। उन्हें देख के लोग तय करेंगे हम सही हैं कि गलत। उत्तराखंड में अगर बात करें तो एक नई तैयारी करने जा रहा है, जिस तरह से खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया शादाब शम्स ने कि अब हम संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, उसके साथ ही कुछ मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरी चीज को जो है वो लेकर आते हैं कि और कब से है जो है उत्तराखंड में संस्कृत के साथ अरबी भी अब मदरसों में पढ़ाई जाती है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, देहरादून।
इधर उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में दर्ज हो रहे हैं। डेंगू के खिलाफ देहरादून जिला प्रशासन और नगर निगम ने महाअभियान शुरू किया है और जिसमें प्रशासन की टीम जगह जगह पहुंचकर डेंगू के फैलने के कारणों का पता करेगी और उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस महाअभियान के खिलाफ पोल खोलने का काम शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शहर के कई जगहों का निरीक्षण किया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही के कारण डेंगू फैल रहा है। उन्होंने कहा कि डीएम ऑफिस के पास ही अव्यवस्था देखने को मिल रही है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि राज्य सरकार डेंगू से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। संबंधित विभागों को डेंगू से निपटने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही हर अस्पताल को डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इधर शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम भी जिम्मेदार दिख रहा है। देहरादून में डेंगू के इलाज से जो इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं वहां कहीं न कहीं सरकारी निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। अधूरे पड़े हुए कामों की वजह से सड़कों पर पानी का जमाव के कारण डेंगू फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि देहरादून में लक्खी बाग रेस कोर्स, पथरी बाग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड से लगे इलाकों में डेंगू के मामले पहले दिन से ही लगातार सामने आ रहे हैं। भंडारी बाग ओवरब्रिज के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। रेलवे लाइन के दोनों तरफ के इलाके खुदे पड़े हैं। वहीं पथरी बाग, भंडारी बाग, रेस कोर्स, लक्खी बाग, त्यागी रोड, मद्रासी कॉलोनी, देहरा खास, सिंगल मंडी डेंगू को हॉटस्पॉट बना चुके हैं। वहीं राजधानी देहरादून में जगह जगह स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जल भराव से पनप रहे डेंगू को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जहां जल भराव की समस्या बनी हुई है वहां पर संबंधित विभाग द्वारा लार्वा नष्ट किया जा रहा है। साथ ही फॉगिंग भी लगातार की जा रही है ताकि डेंगू पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा देहरादून में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि डेंगू के चलते हमारी सारी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से जो हमें शिकायतें मिल रही हैं उनका भी समय पर निस्तारण किया जा रहा है। आप जितने आपने गड्ढे खोदे उनको तत्काल भरिए। जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका काम शुरू होगा, फिर आप दोबारा उसमें गड्ढे करिए। ये पहले भी हमने बोर्ड बैठक में उन्हें कहा था कि आप तत्काल उनको गड्ढे जिस विभाग ने जो करे हैं उनको तत्काल भरिए। और कल हमने उनके एक सघन चेकिंग अभियान किया था जिन जिन में जो है पानी जिसमें जो कमियां पाई गई है तो उनके चालान किए गए। आज मैंने पुनः उनको बुलाया, पुनः उनको चेतावनी देंगे, नहीं आएंगे तो अगली कार्रवाई भी हम उस पर करेंगे। पहले भी बताया है कि 2 तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम ने और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है जगह जगह जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें टिहरी लोकसभा सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह समेत तमाम भाजपा के विधायक मौजूद रहे। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राजलक्ष्मी ने कहा कि जो बैठक की गई उसमें आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा। देखिए, मेरा क्षेत्र ही नहीं, सभी का क्षेत्र बड़ा है, पर ऐसा है कि हमारे एक सांसद एक विधायक जैसा नहीं होता है और सभी हमको यही नहीं बस सेंटर से भी हमारा काम होता है। विशेषकर हम लोग का काम सेंटर से है, सेंटर से यहाँ काम लाने का हमारा MP का काम होता है। और एक MP सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पर पूरा हिंदुस्तान में हम लोग को जाना पड़ता है, हमारा कम्युनिटीज में होना पड़ता है।
हमें वहाँ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मुझे लगता नहीं कि मेरे हिसाब से मैं अपने तरफ से काम कर रही हूँ और ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक जगह जाए तो दूसरा को पता नहीं लगता है, दूसरा को जाए तो तीसरा को पता नहीं लगता है, मगर मुझे लगता है जिस तरह से मैं इतना साल सब कर रही हूँ उसमें लोगों का बोलने की मुंह तो मैं नहीं रोक सकती हूँ, अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। इधर देहरादून नगर निगम में मेयर सुनील उनियाल गामा के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें बरसात से हुए सड़कों के गड्ढों और निर्माण कार्यों के द्वारा हुए गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने कहा कि शहर में जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि गड्ढों में पानी का जमाव से डेंगू मच्छर का लार्वा पनपता है। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर डेंगू का मच्छर ज्यादा पनप रहा है। वहीं इस बैठक में निर्माण कार्य कर रहे विभागीय अधिकारियों को तत्काल गड्ढों को भरने का निर्देश दिया गया है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। रेखा आर्या के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया और इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई। साथ ही कुपोषित महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी के तहत पोषण किट का वितरण भी किया गया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों की पहचान करना है। अगर कोई कुपोषण के दायरे में है तो उनके पेरेंट्स को उचित आहार के बारे में जागरूक किया जाना है, ताकि सभी बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर आ सकें। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर भी सभी लोगों को कुपोषण से बचने के उपायों के बारे में जागरूक कर रही हैं और इस दौरान पोषण माह के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जो 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा और जिसके तहत विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जाएंगे। मददगार सिद्ध होती है और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से किट वितरण से उनके आर्थिक रूप से उनको बड़ा सहयोग मिला है, मनोबल उनका ऊंचा हुआ है और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि लैंगिक रूप से जो जनसंख्या का जो डिफरेंस है उसको भी पाटने में कहीं ना कहीं जो है इस योजना के माध्यम से मदद मिली है। और साथ ही आज इस सभी लोग ये अपनी किट इत्यादि लेकर यहीं पर स्थान ग्रहण करेंगे और आज सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। ये सभी चीज़ें इस दिशा में प्रयास है कि हमारी महिलाएं जो गर्भवती हैं, गर्भधारण करती हैं, उनका भी स्वागत है, पैदा होने वाली बच्ची का भी स्वागत है और जो बच्चे हैं वो स्वास्थ्य युक्त बने उनके लिए पोषण किट की भी एक व्यवस्था। तो आज मैं समझती हूँ कि इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार का संदेश है वो देने का काम किया जाए। इधर वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य इस बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में शामिल मंत्री उनियाल ने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यवहारिकता की आवश्यकता है, जिसमें संकट से प्रभावित प्रजातियों को बचाने के साथ साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा भी देना चाहिए, ताकि किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य किया जा सके। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण को लेकर लगभग 7,991 समितियां बनाई गई हैं, जिसमें लगभग 1,620 समितियों का ही जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया है और इस दौरान उन्होंने वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड को साथ लेकर अन्य समितियों का भी जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री ने जैव विविधता के लिए अति आवश्यक प्रजातियों के संरक्षण के लिए हर्बल मिशन और टेस्टिंग लैब स्थापना से संबंधित कार्यों को लेकर निर्देशित भी किया। आज उनको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए गए कि 1.5 महीने के अंदर हर्बल मिशन के माध्यम जिसमें हर्बल मिशन के माध्यम से हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसान को इनपुट सुविधाएं, चाहे वो झाड़ियों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए झाड़ियों का कटाव हो या फसलों को नुकसान करने के जो जंगली जानवर नुकसान कर जाता है, तो हर्बल फार्मिंग को बचाने के लिए गाँव उन ऐसी जगहों को चिन्हित करके पहले फेज में वहाँ पर स्ट्रीट लाइट और फेंसिंग की व्यवस्था करने के साथ साथ उनको सीड्स, गाँव के लोगों को जो सीड्स उपलब्ध कराई जाए और उनके नर्सरी बनाने के लिए प्रेरित करते हुए बाई बैक की गारंटी भी दी जाए, ताकि जितना भी प्लांटिंग मटेरियल वहाँ तैयार होगा उसको खरीदा जा सके।
इधर देहरादून में बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। देहरादून स्थित GMS रोड पर जमकर बवाल देखने को मिला, जहां देर रात बदमाशों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि इलाका दहक उठा। बताया जा रहा है कि देर शाम करनी सेना के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार चश्मे की दुकान पर गए थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि करनी सेना के जिला अध्यक्ष पर गोली की कोई खरोच तक नहीं आई। फिलहाल इस मामले में पुलिस तमाम CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। इधर पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। संविदा कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने के निर्णय को लेकर विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उनको कम वेतनमान दिया जाएगा, जिसके कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा कॉलेज प्रशासन और संविदा कर्मचारियों की बातों को सुना गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संविदा कर्मचारियों से इंजीनियरिंग कॉलेज की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संस्थान में लगने के लिए कहा है। कर्मचारियों का कहना है कि ज्वाइनिंग के बाद उनका पक्ष शासन के समझ रखा जाएगा और हालांकि कर्मचारियों के द्वारा बैठक के बाद रणनीति बनाने की भी बात की जा रही है। नैनीताल के रामनगर मंडी समिति में गुलदार की दस्तक से मंडी समिति में हड़कंप सा मचा हुआ है। बीती रात मंडी समिति में रहने वाले एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि युवक के द्वारा शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। वहीं गुलदार के हमले से युवक के पैरों पर नाखूनों के निशान पड़ गए हैं। मंडी समिति के सचिव साहिल अहमद ने वन विभाग को पत्र भेजकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। मंडी सचिव साहिल अहमद ने बताया कि बीते कई दिनों से मंडी क्षेत्र के आसपास शावकों के साथ एक मादा गुलदार को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में सुबह 4 बजे से आवागमन शुरू हो जाता है। साथ ही मंडी परिसर में एक आवासीय परिसर भी स्थित है। ऐसे में गुलदार किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, इसीलिए वन विभाग को पत्र भेजकर गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। वहीं मामले में तराई पश्चिमी रामनगर के DFO प्रकाश चंद्र आर्या ने कहा कि हमारे द्वारा रामनगर के मंडी क्षेत्र में गश्त बढ़ा दिया गया है। साथ ही लगातार गुलदार की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान रामनगर के DFO के द्वारा क्षेत्र के लोगों से सतर्कता पूर्वक बाहर निकलने की भी अपील की गई है। देहरादून में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह पंखोली द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर विद्यार्थियों को नशे के कारण होने वाले बुरे परिणामों के बारे में और खेल भावना को जागृत करने को लेकर अवगत कराया गया। इस दौरान खेल में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।